इतिहास का सबसे महान सम्राट। अगर आप उसे उसके बचपन में देखते तो शायद उसे कभी भी राजा बनने ही ना देती, क्योंकि उस पर किसी को भरोसा नहीं था। मौर्य साम्राज्य अपने सबसे ताकतवर दौर में था। पाटलिपुत्र से लेकर दूर दूर तक एक ही शासन चलता था। उस समय सम्राट थे बिंदुसार और उनके कई पुत्रों में से एक था अशोक। लेकिन यह कहानी किसी प्यारे राजकुमार की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो अपने ही घर में अकेला था, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं था। एक राजकुमार की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? युद्ध क्षेत्र में या अपने ही महल के दरबार में? ये है अशोक मौर्य, सम्राट बिंदुसार का तीसरा बेटा। वह राजकुमार जिस पर किसी को भरोसा नहीं था। क्या यही हमारा भविष्य का सम्राट हो सकता है? तीसरा बेटा। मगध का इतिहास याद रखो, तीसरे बेटों का भाग्य अच्छा नहीं होता। अशोक, तुम्हारे बड़े भाई सुसीम उत्तर की सेना संभालेंगे, वित्त अशोक पूर्वी प्रांतों का प्रशासन, और तुम्हारे लिए उज्जैन। उज्जैन सीमा पर बसा एक प्रांत, जहां विद्रोह सामान्य बात थी, जहां भेजा जाता था वो जिसे दूर रखना हो। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। तुम्हारा नाम मैंने स्वयं चुना था पुत्र, अशोक, बिना दुख के। लेकिन माँ, बड़े भाई कहते हैं मैं सबका दुख हूं। तुम्हारा अपराध सिर्फ इतना है कि तुम मेरे पेट से पैदा हुए हो, एक छोटी रानी के। अशोक की मां सुभद्रांगी एक साधारण ब्राह्मण कन्या, राजा बिंदुसार की चौथी रानी। और यही था अशोक का पहला अपराध। वह सही रानी का बेटा नहीं था। 10 साल का अशोक, उसे राजकुमारों के स्कूल में प्रवेश से रोका जा रहा है। अशोक खिड़की के पीछे से अपने भाइयों को पढ़ते देखता है। उसकी मुट्ठियां बंद जाती हैं। लेकिन जिसे शिक्षा से वंचित रखा जाए वह दुनिया खुद सीखता है। और अशोक ने सीखा। उसने राजनीति सीखी महल के गलियारों में सुनी गई बातचीत से। उसने युद्ध कला सीखी रक्षकों की चर्चा से। उसने मनुष्य को सीखा उनकी उपेक्षा से। 15 साल का अशोक, वह अपने भाई सुसीम को तलवारबाजी में हरा देता है। एक निम्न रानी का बेटा मुझे हरा देता है। यह लड़का यह कहां से सीख रहा है? उज्जैन की यात्रा 800 किलोमीटर। एक संदेश था, हम तुम्हें भूल चुके हैं। उज्जैन का दृश्य, किला टूटा हुआ, लोग भूखे, विद्रोह की चिंगारी हवा में। पाटलिपुत्र ने हमारी मदद के लिए एक बच्चा भेज दिया। मैं बच्चा नहीं हूं, मैं वो हूं जो पाटलिपुत्र ने तुम्हारे पास भेजा जब उसने तुम्हें भुला दिया। लेकिन मैं भूलने नहीं आया हूं, मैं समझने आया हूं। और यहां अशोक ने पहला पाठ सीखा जो उसके पिता कभी नहीं सिखा सकते थे। साम्राज्य का दिल राजधानी में नहीं, उसकी सीमाओं पर धड़कता है। अशोक एक विद्रोही गांव में, लोग उसे घेरते हुए। हमारे खेतों का अनाज पाटलिपुत्र ले जाता है, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन मेरे पास कान है। कुछ हफ्ते बाद अशोक ने कर व्यवस्था बदली, अनाज का भंडार बनवाया। विद्रोह शांत। हमने गलत समझा था राजकुमार, आप भेजे गए थे हमें सजा देने के लिए नहीं, बचाने के लिए। कोई नहीं भेजा गया था, मैं आया था और अब मैं यहीं रहूंगा। उज्जैन ने अशोक को वह दिया जो पाटलिपुत्र कभी नहीं दे सकता था, विश्वास, लोगों का विश्वास।
और जिसे लोगों का विश्वास मिल जाए उसे महलों की जरूरत नहीं रहती। राजकुमार, तक्षशिला, पूरा शहर विद्रोह कर चुका है। आपके भाई वित्तशोक घिरे हुए हैं। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण उत्तर सीमा। विद्रोह सिर्फ सैनिकों का नहीं, पूरे नगर का। और अशोक के पास केवल 3000 सैनिक। यह आत्महत्या है राजकुमार। हमें पाटलिपुत्र से सेना मांगनी चाहिए। आपके भाई ने भी मदद मांगी थी। पाटलिपुत्र ने कोई जवाब नहीं दिया। पाटलिपुत्र ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे जवाब नहीं चाहिए। हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम समस्या का हल लड़ेंगे। और इस तरह शुरू हुई सबसे असाधारण सैन्य अभियानों में से एक। अशोक ने तक्षशिला की ओर कूच किया, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं, समझने के लिए। तक्षशिला के बाहर अशोक की छोटी सेना पहुंचती है। विद्रोही तैयार हैं। एक और राजकुमार, हमने एक को बंदी बनाया है, दूसरे को मार देंगे। मैं लड़ने नहीं आया, मैं सवाल पूछने आया हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई हम पर अत्याचार करता है, क्योंकि तुम्हारा साम्राज्य हमें लूटता है। तो लड़ाई मेरे भाई से है, मुझसे नहीं। मुझे अंदर आने दो, बिना हथियारों की। और यहां हुई वह चमत्कारी घटना जिसका उल्लेख इतिहास कम करता है। एक राजकुमार बिना सुरक्षा के विद्रोहियों के बीच चला गया। मेरे भाई ने गलत किया है और मैं उसे सुधारूंगा, पर पहले मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए। तुमने बिना लड़ाई के? सबसे बड़ी जीत वो है जिसमें दोनों पक्ष जीतते हो भाई। अशोक ने जो सीखा वो युद्ध से ज्यादा शक्तिशाली था, वार्ता। लेकिन पाटलिपुत्र में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी गई। क्या दया एक सम्राट के लिए कमजोरी हो सकती है? विदिशा, एक बौद्ध मठ। अशोक घायलों की देखभाल कर रहा है। वह एक युवती से मिलता है, देवी। विदिशा में अशोक की जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा आया जो राजनीति नहीं था, युद्ध नहीं था, कर्तव्य नहीं था। वह था प्यार। देवी एक घायल बच्चे की मरहम पट्टी कर रही है। अशोक मदद करता है। आप राजकुमार हैं, यह काम सेवकों का है। और अगर मैं सेवक बनना चाहूं तो आप असली राजकुमार हैं। देवी अशोक को बौद्ध धर्म के सिद्धांत समझाती है। अहिंसा, करुणा। हिंसा समस्या का सबसे आसान समाधान है राजकुमार, लेकिन सबसे अल्पकालिक भी। और अगर दुनिया केवल हिंसा की भाषा समझती हो तो आप उसे एक नई भाषा सिखाएं। अशोक और देवी साथ में समय बिताते हैं। वह पहली बार शांति का स्वाद चखता है। देवी सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, वह अशोक की पहली आध्यात्मिक गुरु थी। उन्होंने उसे वो बीज दिए जो आगे चलकर धम्म के वृक्ष बने। अशोक को पत्र मिलता है पाटलिपुत्र से। उसके पिता बीमार हैं। मुझे जाना होगा। और क्या लौट कर आओगे? वही अशोक या कोई और? अशोक देवी को देखता है। पहली बार उसकी आंखों में डर है। मैं वादा करता हूं, मैं वही लौटूंगा। लेकिन इतिहास में वादे अक्सर टूट जाते हैं, खासकर जब सिंहासन का सवाल हो। अशोक विदिशा से विदा लेता है। देवी उसे एक छोटा बौद्ध प्रतीक देती है। यह याद दिलाएगा तुम कौन हो। अशोक की आंखों में आंसू। वह चला जाता है। यह प्रेम कहानी है, यह सच है या कल्पना? सच यह है, अशोक ने कभी भी देवी का नाम अपने शिलालेखों में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वह एक साधारण परिवार से थी और इतिहास अक्सर साधारण लोगों को भुला देता है। पाटलिपुत्र, महल में हलचल।
बिंदुसार मृत्युशैया पर 272 ईसा पूर्व। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु ने केवल एक शासक को नहीं मारा, उसने साम्राज्य को सबसे खूनी उत्तराधिकारी युद्ध की ओर धकेल दिया। अशोक अपने पिता के पास पहुंचता है। बिंदुसार की आंखें बंद है। पिताजी, मैं आ गया। बिंदुसार की आंखें खुलती हैं, एक क्षण के लिए स्पष्ट हो जाती हैं। तुमने उज्जैन में अच्छा किया। अशोक की आंखों में आश्चर्य। उसे पहली बार प्रशंसा मिली है। लेकिन याद रखना, सिंहासन के लिए लड़ाई वह सबसे कठिन होती है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं भीतर होता है। बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अशोक उनकी आंखें बंद करता है और अब सिंहासन खाली है। बिंदुसार के 101 बेटे हैं और हर एक सोचता है यह सिंहासन उसके लिए बना है। अशोक महल के बाहर खड़ा है। उसके सामने उसका बड़ा भाई सुसीम खड़ा है। तुम वापस क्यों आए? उज्जैन में ही रहते। मैं इसलिए आया क्योंकि पिताजी ने बुलाया। पिताजी मर चुके हैं, अब बस हम हैं और सिंहासन। अशोक सुसीम की आंखों में देखता है। वहां केवल लालच है। तुम्हें चाहिए सिंहासन, ले लो। मुझे तो पिताजी का आशीर्वाद चाहिए था, वो मिल गया। अशोक मुड़कर जाने लगता है। रुको, यह दया का नाटक मत करो। मैं जानता हूं तुम भी सिंहासन चाहते हो। अशोक रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है। मैंने कभी सिंहासन नहीं चाहा भाई। मैंने सिर्फ ये चाहा कि पिताजी एक बार मुझे देखें। वो देख चुके, अब मैं जा सकता हूं। लेकिन इतिहास कभी इतना सरल नहीं होता। जब सिंहासन खाली होता है, कोई भी जा सकता हूं कहकर नहीं जा सकता। रात में अशोक के कक्ष पर हमला होता है। किसने भेजा? आपका भाई वितशोक। अशोक की आंखों में पहली बार कुछ टूटता है। तो यही है सिंहासन की कीमत, भाई का खून? नहीं राजकुमार, अपना खून ना चाहने की कीमत। अशोक खिड़की के पास जाता है। बाहर पाटलिपुत्र शहर सो रहा है। और उस रात अशोक ने फैसला किया। वह सिंहासन नहीं चाहता था, लेकिन अगर सिंहासन के लिए उसे मारने की कोशिश की जाती है तो शायद सिंहासन पर बैठकर वह कुछ बदल सकता है। मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर युद्ध थोपा जाए तो मैं हारने वाला नहीं हूं। तो यह था अशोक, जिसे कोई नहीं जानता। वह राजकुमार जिस पर किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन जिसने सीखा विश्वास कमाना। ये था अशोक की कहानी का पहला अध्याय, द प्रिंस नो वन ट्रस्टेड। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या अशोक ने सच में 99 भाई मारे, या यह इतिहास का सबसे बड़ा रूपक है। इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारी कहानियों में जिंदा रहता है। आपने आज रसराज्य पर हमारे साथ यह यात्रा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए एपिसोड मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें। यह हमें बताता है कि आपको कौन सी कहानियाँ पसंद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास को सिर्फ तारीखों की किताब नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों की डायरी मानते हैं। आपकी टिप्पणियाँ हमें नई कहानियाँ चुनने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट ज़रूर बताएं। अशोक की इस कहानी का वो पल जो आपको सबसे ज़्यादा छू गया। फिर मिलेंगे रसराज्य पर, जहाँ इतिहास दिल तक पहुँचता है। धन्यवाद।